नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे YouTube लेक्चर पे। और एक बार सभी का स्वागत है द आर के गुरुजी प्लेटफॉर्म पे। और आज हम चालू करने वाले हैं बेटा अपनी 5वें नंबर की क्लास। ठीक है, 5th क्लास जो है हम अपनी चालू करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आज ही की इस क्लास में जो है इस वाले चैप्टर को हम अपना कंप्लीट कर दें। इस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर को क्या कर दें बेटा, कंप्लीट कर दें। थोड़ा सा धैर्य बना के रखना, हो सकता है ये वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाए। ठीक है, तो कल जो है लाइट जाने की वजह से हमने अपना टॉपिक अधूरा छोड़ दिया था, तो उसके आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। हम क्या के बारे में पढ़ रहे थे कि लैंड यूज पैटर्न को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे बेटा? लैंड यूज पैटर्न को पढ़ने का प्रयास हमने कल किया था। ठीक है, क्या भारत के अंदर जो है लैंड के जो यूज है वो किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो भैया ये अपना क्या है, एक कंट्री है अपनी भारत नाम की, जिसमें आप और हम सभी लोग क्या कर रहे हैं बेटा, निवास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, इंडिया है हमारी। तो इस इंडिया में क्या बताया बेटा मैंने आपको कल मैंने आपको ये बताया था कि ये आपका जो पीओके के अंडर में इतना क्षेत्र आपका काय के अंडर में है बेटा, अक्साई चीन के अंडर में है। काय के अंडर में आपका ये अक्साई चीन के अंडर में है। ठीक है, यहाँ ये बॉर्डर वाला जो अरुणाचल प्रदेश के पास वाला क्षेत्र है, ये भी किसके अंडर में है बेटा? चीन के अंडर में है। तो ये जो इतना जो कब्जे में है क्षेत्र, ये तुम्हारा टोटल जो कितने परसेंट जाता है तुम्हारा? 7%। बाकी का बचा हुआ कितना परसेंट है? 93%। तो इसी 93% का हमारे पास जो है एग्रीकल्चरल डाटा है, या फिर लैंड का डाटा है। सॉरी, केवल एग्रीकल्चर नहीं, कंप्लीट लैंड का जो डाटा है हमारे पास कितने परसेंट का है? केवल 93% का ही डाटा है। ठीक है, तो अगर अपने इस एग्जाम्पल में आपकी किताब में ना 2-3 स्टेटों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनके हिसाब से बता रहा हूँ कि जो नेट सोन एरिया है ना स्टेटों का, उनके बारे में आपको किताब में बताया है कि नेट सोन एरिया भाई साहब, अगर हम पंजाब की बात करें, कहाँ की बात करें? पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों की अगर बात करेंगे ना, तो इन वाले क्षेत्रों में 80% से भी ज्यादा, ठीक है, कहां से? 80% से भी ज्यादा जमीन पे क्या किया जा रहा है भाई साहब? बोया जा रहा है। 80% से भी ज्यादा जमीन को क्या कर दिया जा रहा है? यहाँ पे बो दिया जा रहा है। वहीं अपन भाई साहब नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेटों की अगर बात करेंगे, और कहीं ना कहीं ये अंडमान निकोबार द्वीप की अगर अपन बात करेंगे, यहाँ पे क्या की बात करेंगे अपन? अंडमान निकोबार द्वीप की, अंडमान निकोबार की अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और काय की बात करेंगे? अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे अपन काय की बात करेंगे भाई साहब? मणिपुर की अगर बात करेंगे ना, और या फिर अपन बात करेंगे काय की? मिजोरम की। तो जो ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, यहाँ पर आपके द्वीपीय समूह है, अगर ऐसे डाटा की अगर बात करेंगे तो ऐसे राज्यों में जो है 10% से भी कम, ठीक है, 10% से भी क्या है, कम जमीन क्या की जा रही है? बोई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, 10% से भी लेस है आपका क्या? आपका नेट सोन एरिया यहाँ का, ठीक है, लैंड का। और यहाँ पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में क्या है? 80% से भी ज्यादा है। तो आपकी जानकारी के लिए बेटा इतना बता देती हैं क्या कि स्टेट टू स्टेट क्या है, ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं? वेरी करती हैं। ठीक है, स्टेट टू स्टेट क्या करती हैं? वेरी करती हैं। ठीक है बेटा जी, तो आप लोगों को बता देता हूँ, ये एग्जांपल इसलिए दिए हैं 2, 3, 4, 5 राज्यों के, कि जिससे आप इतना समझ सकें। यहाँ पे बेस कंसेप्ट जो है वो ये है कि हर अपन स्टेट की जब इंडिया के अंदर बात करेंगे ना, अगर अपन ऊपर नॉर्दर्न स्टेट्स की या फिर नीचे सदर्न स्टेट्स की अगर बात करें, या फिर अपन क्या कहते हैं ईस्टर्न स्टेट्स की या वेस्टर्न स्टेट्स की, या फिर अपन मिडिल स्टेट्स की, किसी भी की बात करेंगे अपन इंडिया के अंदर, तो आपको ये समझना पड़ेगा क्या कि ये जो डेटा है, जो नेट सोन एरिया का जो डेटा रहता है ना, वो क्या होता है? स्टेट टू स्टेट क्या करता है? वेरी करता है, यानी बदलता रहता है। ठीक है, तो इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई हो, और लिखना हो तो लिख लीजिए जल्दी से। तो आप मैं साइड से हो जाता हूँ, सभी लोग भैया ये मैप जरूर बना लेना, मैप की प्रैक्टिस कीजिए, 2, 4, 5 बार बिगड़ेगा, धीमे धीमे मैप आने लगेगा आप सभी को भी। ठीक है, और एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जितना भी मैं ये शॉर्ट डाटा लिखा रहा हूँ, सारा का सारा बेटा इंपॉर्टेंट है। इसके जो बच्चा नोट्स बना रहा होगा उसके लिए एक भी सिंगल ओटी पूरे सोशल के पेपर में कहीं भी बाहर नहीं जाने वाली, ये मेरा दावा है। जो शॉर्ट नोट्सों से पढ़ेगा और मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके चलेगा, क्योंकि यहाँ से बेटा ओटियां बन जाती हैं, और उसको फिर क्वेश्चन आंसर्स में भी हेल्प मिलेगी इन्हीं सब चीजों से। ठीक है, तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप सभी लोगों से मैं बस इतना सा ही सजेशन देना चाहूंगा कि आप सभी लोग बेटा क्या करें, नोट्स साथ ही साथ क्या करें, बनाते चलें। ठीक है, तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लिए, कि स्टूडेंट लाइफ के लिए, स्टूडेंट में जब अपन स्टडी करते हैं तो नोट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो यह अगला भैया क्या है, टॉपिक है आपका फॉरेस्टों के बारे में बताया जा रहा है आपकी किताब में। काय के बारे में बताया जा रहा है? फॉरेस्टों के बारे में। तो फॉरेस्ट की कहानी समझ लेते हैं, फॉरेस्ट की कहानी क्या है। तो फॉरेस्ट की कहानी समझ लेते हैं भैया जल्दी से, क्या फॉरेस्ट है, फॉरेस्टों के बारे में क्या बात हो रही थी। ठीक, के बारे में एक फॉरेस्ट की बात हो रही है अपने। फॉरेस्ट का जो एरिया है ना भारत के अंदर कैसे कवर किया गया है, ठीक है,
तो आपकी किताब में ना कुछ पाई चार्ट्स वगैरह बना के दिखाए गए हैं कि 1960 से 61 का डाटा बताया गया। उसमें किसका डाटा बताया गया है बेटा आपको? 1960 से जो है 61 का डाटा बताया गया है। कितने परसेंट बताया गया है यहाँ पे? 18.11%। कितना? 18.11%, सॉरी, कितना आपका? 18.11% आपका यहाँ पे क्या बताया गया? डाटा 1960-61 का पाई चार्ट के माध्यम से बताया गया। दूसरा बताया गया 2014 से लेके 2015 तक का। ठीक है, ये कहाँ से? 2014 से 15 तक का डाटा है। कितना है तुम्हारा? 23.6%। अब क्योंकि सर इस डाटा का मैं क्या करना है, तो बता देता हूँ बेटा आपको क्या कि यहाँ पे जो 1960 से 61 का जो डाटा है ना 18.11% आपका, और 2014-15 से तुम्हारा 23.3% था। तो ये क्या हुए, फॉरेस्ट को क्या किया गया यहाँ पे इतने टाइम पीरियड में क्या कर दिया गया, इतना बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की थी। क्या किया था भाई साहब? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की थी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की थी। और इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितने परसेंट क्या होने चाहिए जंगल, मतलब कितने परसेंट होने चाहिए जंगल? 33% जंगल जो है एक राष्ट्र के अंदर होने चाहिए। या हमारे प्यारे भारत के अंदर कितने परसेंट जंगल होने चाहिए बेटा? 33% जो है जंगल होने चाहिए। ये बात कौन कहता है? हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये बात बोलती है। अब आप लोगों के लिए वापस से यहाँ पे एक बेटा होमवर्क निकलता है। क्या ये बता दीजिए, इसकी क्या बताना है आपको? डेट होमवर्क में है आपके लोगों के लिए, ठीक है। इसकी आपको तारीख लेके आनी है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है राष्ट्रीय वन नीति, इसको क्या बोलोगे आप हिंदी में? हिंदी वाले मीडियम वाले क्या बोलेंगे भैया? राष्ट्रीय वन नीति। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय वन नीति। तो भारत में कब लागू की गई थी? हो सकता है वो यहाँ से डेट पूछ ले आपसे, ठीक है। तो आपको ये पता लगाना है, नहीं आएगा तो ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये भैया आपके लिए होमवर्क में रहेगा क्या नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी या राष्ट्रीय वन नीति है वो आपकी जो है कब लागू की गई थी, ठीक है। 33% है, ये मैंने बता दिया अपनी तरफ से। तो ये बोलती है क्या कि कम से कम कितने जंगल होने चाहिए भारत देश के अंदर? 33% जंगल होने चाहिए। लेकिन फिर भी 14-15 के आंकड़े के अनुसार हमारे पास जंगल है वो कितने? केवल 23%। फिर भी भाई साहब लगभग कितने? 9.7% जो जंगल है वो क्या है हमारे पास? फिर भी कम है। 9.7% क्या है हमारे पास? क्या जंगल कम है, ठीक है। ये कितने जंगल क्या है? फिर भी कम है। इनने जंगलों की वृद्धि तो की, कहीं ना कहीं क्या की इसमें डेटा में 60-61 से लेके 2014-15 का अगर डेटा उठाएं, इतना जो वेरी किया है 18% से लेकर 23% तक तो आया। लेकिन फिर भी अभी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है भाई साहब? कम है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठ के आता है हमारे सामने, बेसिक सा कंसेप्ट यहाँ से प्रश्न कर सकता है बोर्ड से कि आप हमें ये बता दें कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर केवल 33% ही क्यों रखे गए? इसका कारण क्या था? तो आप यहाँ पे कारण बता दोगे क्या? इकोलॉजिकल बैलेंस। क्या कारण बता दोगे भाई साहब? इकोलॉजिकल बैलेंस। क्या कारण बताओगे यहाँ पे? इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए क्या किया? वहाँ के एक्सपर्ट्स जितने भी जिनने ये पॉलिसी तैयार की थी उन्होंने क्या किया? यहाँ पे 33% ही इसकी क्या रखी? नंबर रखा। और दूसरा कारण क्या था? यहाँ पे जो लिवलीहुड्स थी, ठीक है। क्या था भाई साहब? यहाँ पे लिवलीहुड्स थी, ठीक है। जो जंगलों की जो लिवलीहुड्स थी, ठीक है, जो लोग जहाँ पर रहने वाले थे आसपास के लोग, और वहाँ पे जितनी स्पीसीज वगैरह रहती थी, उन सब के नंबर्स को देखते हुए यहाँ पे जो नंबर निकल के आया भाई साहब, जो परसेंटेज में जो एरिया निकल के आया वो कितना निकल के आया आपका? 33% एरिया निकल कर आया, ठीक है। तो पूरे के पूरे राष्ट्र में कितने जंगल होने चाहिए? 33% आपके जंगल होने चाहिए। ये आपके दो कारण हैं भैया इन जंगलों के। तो ये शॉर्ट में है भैया, जल्दी से लिख लो फुर्ती से, और जिससे फिर अपन आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो बेटा आई होप, मैं सबसे आशा करता हूँ कि आप सभी ने लिख लिया होगा। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो आपका लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है। अब अपन ने जमीन के बारे में पढ़ लिया, सब चीज़ें पढ़ ली, तो इसके ये देख लो कि डिग्रेड कैसे हुई है, और ये आपको इसको कंजर्वेट आप इसको कैसे कर सकते हैं, कंजर्वेशन जो है आपको इसको कैसे करके रखना है, इसके बारे में अपन कहानी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो अगला टॉपिक है आपका क्या? हेडिंग डाल लो उसमें नोट्सों में, क्या? लैंड डिग्रेडेशन। क्या? लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। क्या हेडिंग बनेगी बेटा? लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। तो ठीक है, तो पहले भैया क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? डिग्रेडेशन, यानी एक जो भूमि है वो कैसे डिग्रेड हो जाती है इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। यानी जो कारण है आपके डिग्रेडेशन की, कोई जो कॉजेज हैं, CAUSES, ठीक है, ये क्या है आपके जो कॉजेज हैं, तो इन कॉजेज के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला सबसे बड़ा जो कॉज रहता है एक जमीन को, पहले समझो पहले लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। वैसे तो आप सभी लोग होशियार बच्चे और सभी की सब जानते होंगे, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ आपको
कि लैंड डिग्रेडेशन, जब भी किसी जमीन को या भूमि को क्या होती है, हानि पहुंच जाती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ, लैंड डिग्रेडेशन क्या, भूमि क्षरण और इसका संरक्षण। क्या है भैया, यहाँ पे इसको लिख लेना, साइड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिखोगे इसका, भूमि क्षरण और संरक्षण। क्या लिखोगे, भूमि क्षरण और संरक्षण। ठीक है, भूमि का क्षरण या क्षरण और संरक्षण, मतलब भूमि जो है नष्ट कैसे हो रही है, उसको नुकसान कैसे पहुंच रहा है, उसी चीज को क्या बोलते हैं हम, लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। भूमि के क्या हो जाना, क्षरण हो जाना, किसी जमीन का क्या हो जाना, क्षरण, उसको नुकसान पहुंच जाना ही क्या कहलाता है बेटा, लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो कॉज है, यानी जो सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है तुम्हारा, पहला है आपका डिफॉरेस्टेशन। क्या है आपका, डिफॉरेस्टेशन। पहला आपका कारण क्या है तुम्हारा, डिफॉरेस्टेशन। हिंदी में बोलेंगे इसको वनों की कटाई। क्या है भाई साहब, वनों की कटाई। क्या है भाई साहब, पहला आपका जो कारण है वो क्या है आपका, वनों की कटाई। क्या कारण है भैया, पहला आपका वनों की कटाई। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो भूमि का जो क्षरण किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है, आपका डिफॉरेस्टेशन के भैया वनों की जो है कटाई होती जा रही है, इससे कहीं ना कहीं हमारी भूमि को भी नुकसान हो रहा है। तो हमारे इसमें क्या कहते हैं, झारखंड और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले जो इलाके हैं इनमें जंगल काफी अच्छी मात्रा में जो है पाए जाते हैं। तो इन सब में भी क्या हो रहा है, दनादन क्या चल रही है, कटाई चल रही है। ठीक है, और खूब कटाई हुई है, लेकिन जब से सरकार इन सब चीज़ों के प्रति सजग हुई है तो इन सब चीज़ों पे क्या लग गई है बेटा, रोक लग गई है। ठीक है, और कैसे होता है बेटा, भूमि के क्षरण ओवर ग्रेजिंग की वजह से। क्या की वजह से होता है बेटा, ओवर ग्रेजिंग की वजह से। ये की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना। इनमें आप लिखोगे, वहाँ पूछ लेगा आपसे कि राइट एनी टू कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो आप वहाँ लिखोगे डिफॉरेस्टेशन ओवर, इससे फिर बना के आपको यहाँ पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं बेटा। ओवर इरिगेशन की वजह से भी क्या होता है, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, ओवर इरिगेशन की वजह से भी क्या होता है बेटा, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, और मैं बेटा क्या बताऊंगा, क्या अगला एक कारण इसका क्या होता है, सीमेंट इंडस्ट्रियां भी बनती हैं। क्या बनती हैं भैया, सीमेंट इंडस्ट्रियां। क्यों बनती हैं सीमेंट इंडस्ट्री, इसका बड़ा कारण, कोई सीमेंट इंडस्ट्री क्या करती है, ह्यूज अमाउंट में क्या करती हैं, ह्यूज अमाउंट में डस्ट को बनाती हैं या डस्ट छोड़ती हैं। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होता है, लैंड क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है, या जो हमारी जमीन है उसको क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंच जाता है। ठीक है, अगला तुम्हारा क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है तुम्हारा। अगला क्या है तुम्हारा भाई साहब, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। ठीक है, यानी औद्योगिक कचरा। क्या है भाई साहब तुम्हारा, औद्योगिक कचरा। क्या है तुम्हारा, औद्योगिक कचरा। ठीक है, तो इस औद्योगिक कचरे से भी क्या होता है जमीन, मतलब कि औद्योगिक कचरा आपका क्या क्या फैक्ट्रियों से और उद्योगों से निकला हुआ कचरा जमीन पे फेंक दिया जाता है, जो कि जमीन के लिए क्या होता है, हानिकारक सिद्ध हो जाता है आगे चल के। ठीक है, हानिकारक ही रहता है या फिर उसको नुकसान पहुंचा। सीमेंट इंडस्ट्री भैया, सीमेंट की जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं वो अपनी बड़ी मात्रा में उसमें से क्या निकलता है, धूल धक्कड़ निकलता है, जो कि जमीन के लिए कहीं ना कहीं क्या रहता है, हानिकारक रहता है। तो ये कॉजेज हैं, जल्दी से लिख लीजिए। तो अब इसके बाद हमें, ये मैंने पूरे कॉज डिग्रेडेशन के पढ़ा दिए हैं, अब मैं आपको जो है कंजर्वेशन पढ़ाऊंगा। कि भाई ये तो कारण रहे, ये तरीके रहे कि इन सब कारणों की वजह से जो है हमारी लैंड क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन का ये कंजर्वेशन की, ये संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, बचाने की बात करेंगे। तो ये जल्दी से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो बेटा बढ़ते हैं अपने आगे कंजर्वेशन वाले टॉपिक की ओर, के भैया देखते हैं कि कंजर्वेशन इसका कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन कैसे करेंगे देख लो। कंजर्वेशन की बात कैसे होगी उसके बारे में जो है अपन बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो कंजर्वेशन में देख लीजिए बेटा, क्या कंजर्वेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। तो पहला तो इसको अफॉरेस्टेशन से। ठीक है, अफॉरेस्टेशन से, अफॉरेस्टेशन मतलब वन लगा दो। ठीक है, क्या कर दो, वानिकी करके। ठीक है, वानिकीकरण बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, वानिकीकरण। ठीक है, या क्या कर दो भैया, वन लगा दो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, अफॉरेस्टेशन बोलेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है आपका, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स। ठीक है, क्या करना है आपको, ग्रेजिंग लैंड्स का क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। क्या बोलेगा भैया वो, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड मतलब तुम्हारी चारण भूमि। क्या भैया, तुम्हारी चारण भूमि। तो इस चारण भूमि को क्या करना है आपको, क्या करना है बेटा, इस चारण भूमि को आपको, इस चारण भूमि को मैनेज करना है कि भाई कितनी जमीन चरी जानी चाहिए और कैसे चरी जानी चाहिए, इन सब का मैनेजमेंट जो है आना चाहिए। तब क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, हाँ ये इसका मतलब कंजर्वेशन हो जाएगा
ठीक है। इसका अगला तुम्हारा क्या होगा भैया, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़। क्या होगा, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़। कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़ क्या करना है आपको, जो माइनिंग की जितनी भी जो खनन कार्य हैं, कौन सा कार्य है भाई साहब, खनन कार्य हैं, उन पे क्या कर दो, कंट्रोल कर दो। उन पे क्या करो, कंट्रोल लगाना क्या कर दो, चालू कर दो, ठीक है। उनको कंट्रोल में ले लो अपने में, माइनिंग एक्टिविटी को, खनन कार्यों को। तो इससे क्या होगी, जमीन कहीं ना कहीं क्या होगी, सुरक्षित होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। बेटा जी आप सभी लोगों से एक वापस से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे बेटा कृपया कर सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट भी करते रहें कि कैसी वही वीडियो चल रही है, और मुझे थोड़ा सा रिव्यू भी देते रहें कि क्या कमियां हैं, क्या है मेरी वीडियो में, तो कितनी क्लैरिटी आपको और चाहिए तो मैं वो कंटेंट आपके लिए सबके लिए बढ़ा दूंगा। अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना बेटा, मुझे ही पता है मैं कैसे कर रहा हूँ, कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, एकदम बहुत सर दर्द हो रहा है आज। मैं फिर भी इस वीडियो को क्योंकि मैं इस सीरीज़ को रोकना नहीं चाहता बिल्कुल भी। अब ये रुके ना ये सीरीज, वो सब बेटा अब आपके हाथ में, ये चीज़ ध्यान रखना। कि आप लोगों को दिख रहा होगा मैं बार बार अपनी आंखों को मींच भी रहा हूँ, ठीक है। क्यों मींच रहा हूँ, मेरा कारण आज ये पूरा सर दर्द हो रहा है तरीके के साथ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बेटा आपको यहाँ ऑनलाइन आके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्यों पढ़ा रहा हूँ, कि जिससे आपका जो है मिस ना हो कुछ भी कंटेंट, और आप जो है अच्छा स्कोर करो बोर्ड के एग्जाम में। अब ये सीरीज ना रुके, ऐसे ही मैं बराबर मेहनत करता रहूँ, आप लोग सपोर्ट करते रहें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना पड़ेगा, जिससे थोड़ा सा ये वीडियो क्या हो जाए बेटा, वायरल भी हो जाए, ठीक है। तो यही मेरे लिए सब क्या रहेगा, आपके लाइक्स और कमेंट हैं भैया, तो सही मेरे लिए क्या है, आपका पारितोषिक रहेंगे। आप सभी बच्चों का प्यार वही है मेरे लिए, ठीक है। तो भैया ये कारण आपको समझ में आ गए होंगे कि अफॉरेस्टेशन समझा, वो वानिकीकरण कर दो, अफॉरेस्टेशन कर दो, आपका मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड कर दो, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी यानी खनन कार्य को क्या कर दो भाई साहब, रोक दो, ठीक है। ये तरीका है आपका। और तुम्हारा क्या एक तरीका बता रहा है क्या भैया, क्या प्रॉपर क्या कहते हैं, ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज, ठीक है। तो भैया जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, क्या है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्या कर दो भाई साहब, प्रॉपर डिस्चार्ज करो उसका। प्रॉपर डिस्चार्ज मतलब जब उसको कचड़े को जब फेंका जा रहा है ना, तो उसकी पहले से ही ना पूरी व्यवस्था, एक ट्रीटमेंट कर दो इसका इंडस्ट्रियल वेस्ट का क्या कर दो, आप क्या कर दो, ट्रीटमेंट कर दो इसका इंडस्ट्रियल वेस्ट का। यही बात बोल रहा है वो, ठीक है। और एक कारण इसके लिए और क्या बताया जा रहा है भैया, क्या कर दो, प्रॉपर इरीगेशन भी करा लो। क्या करा लो भैया, प्रॉपर इरीगेशन, ठीक है। प्रॉपर इरीगेशन की बात बार बार क्यों आ गई है बेटा, आपको मैं बता देता हूँ, आगे चल गई सॉइल वाला टॉपिक है, इसके बाद उसमें आप कहीं ना कहीं अपने को काम में आ जाएगी। कि आप लोगों को पता हो कि पंजाब वाले, अगर नहीं पता तो सुन लीजिए, पंजाब वाला जो इलाका है हमारे कंट्री का, तो वहाँ से लोग ना, वहाँ से जो किसान हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं धीमे धीमे कहाँ की ओर, अपने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले इन इलाकों में, वहाँ से परमानेंट वो ट्रांसफ़र हो के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, इसका कारण क्या है, वो वहाँ की ज़मीन कैसी होती चली जा रही है, धीमे धीमे अनुपजाऊ या खराब होती चली जा रही है। उसकी पैदावार क्षमता जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों हो रही है बेटा, तो वहाँ पे अति सिंचाई की गई है, यानी ओवर इरीगेशन किया गया। क्यों वहाँ पे धान की फसल और गेहूँ की फसल ज़्यादा होती है, वहाँ पानी ज़्यादा चाहिए इस फसल को, तो इनने क्या किया, उसको ओवर इरीगेट करके रखा उस फसल को। काफ़ी लंबे समय से वो ओवर इरीगेट हो रही है, तो जो क्षमता होनी चाहिए उस मिट्टी में या वहाँ की ज़मीन में जो क्षमता होनी चाहिए, वो क्षमता अब वहाँ पे बची नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इस कारण से क्या है भाई साहब, आपका वहाँ पे भी किसान क्या हो रहे हैं, इधर आ रहे हैं, किस लिए, कि भैया इधर ज़मीन कैसी है, कि प्रॉपर इरीगेट फॉर्म में है अभी उत्तर प्रदेश वाली और उत्तराखंड वाली, ठीक है, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया प्रॉपर इरीगेशन रखना जरूरी है मिट्टी का, ठीक है, या ज़मीन का, ठीक है। तो तुम इससे क्या होगा, इससे आपकी ज़मीन जो है कंजर्वेट हो जाएगी, कि संरक्षण आपकी ज़मीन का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बेटा ये टॉपिक था आपका हो चुका है खत्म। अब इसके बाद जो टॉपिक चालू होगा वो होगा आपका सॉइल, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ जिसको लिखना हो जल्दी से लिख लो। तो अगला टॉपिक अपन चालू करने जा रहे हैं बेटा सॉइल। सॉइल में आपका 6 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, आपकी किताब में एनसीईआरटी में बेटा 6 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। ये सारी प्रकार की 6 प्रकार की तुम्हारी मिट्टियाँ हैं। और माउंटेन सॉइल इसको बोल देते हैं अपन, है। तो उनके बारे में जो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब बात करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से क्या कहते हैं, देख लो और लिख लो जल्दी फुर्ती से। चलो अपन क्या सॉइल वाला फिर चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। मैं चैप्टर तो मतलब यही है, सॉइल का टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। तो बेटा सभी लोगों ने लिख लिया होगा, और अपन जो है अगला टॉपिक अपना चालू करने जा रहे हैं सॉइल का, ठीक है। तो सॉइल के बारे में बेटा अपन इस वीडियो में क्या आज बात करेंगे। तो सभी लोग बेटा हमारी वीडियो से यूं ही जुड़े रहें और यूं ही हमारे सभी लोग अपना प्यार देते रहे हमारे इस चैनल को।
जिससे ये चैनल आगे बेटा ग्रो कर जाए। और अगर जिन बच्चों को बेटा इंग्लिश की क्लास 10th की क्लासेस चाहिए हो, ग्रामर की या आपको कॉम्प्रहेंशंस की या फिर आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, तो आप लोगों के लिए फिर मैं इंग्लिश वाली सिलेबस को भी चालू कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है अपन जो चालू कर रहे हैं वो क्या चालू कर रहे हैं बेटा, सॉइल चालू कर रहे हैं। क्या चालू कर रहे हैं बेटा, सॉइल। तो सॉइल होती क्या है, ध्यान रखो। तो टॉप मोस्ट लेयर क्या है, सॉइल के बारे में क्या बता रहा है भैया, टॉप मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लैंड। ठीक है, क्या बता रहा है सॉइल के बारे में भैया, क्या जमीन की सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर होती है ना, उसी को क्या बोला जाता है, सॉइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, उसी को क्या बोला जाता है, सॉइल बोला जाता है, या मिट्टी या मृदा बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मृदा या मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, सबसे ऊपरी सतह क्या बोला जाता है, ऊपरी सतह। ठीक है, क्या है भैया तुम्हारा ऊपरी सतह, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख रहा हूँ, लिख लीजिए वो ऊपरी सतह काय की, जमीन की। ठीक है, काय की, जमीन की। ठीक है, जमीन की ऊपरी सतह को क्या बोला जाता है भाई साहब, मृदा बोला जाता है या मिट्टी बोला जाता है। ठीक है, जिसपे हम फसलें उगाते हैं और अपनी जितनी भी चीज़ें हैं खाने पीने की सारी चीज़ें क्या होती हैं, उगाई जाती हैं। ठीक है, वही आपकी क्या है, सॉइल है। ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर है वो सॉइल है आपका। ठीक है, सॉइल का भैया और क्या क्या नेचर है, एक तो ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, कैसा है ये, रिन्यूएबल है, और कैसा है ये, नेचुरल रिसोर्स है आप लोगों के लिए। ठीक है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होने के साथ साथ और क्या गुण पाए जाते हैं भैया जी, इसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल को भी कंसिस्ट करती है। ठीक है, क्या कंटेन करके रखती है जी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये दोनों ही प्रकार के मटेरियल को क्या कर रही है, अपने अंदर कंसिस्ट करके रख रही है। ठीक है, और क्या बोल रही है कि सॉइल जो है प्लांट्स की ग्रोथ में ना काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, ठीक है, क्या सॉइल जो है प्लांट्स की ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और क्या बात हो रही है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन द सॉइल। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो जितने भी तुम्हारे जीवाणु हैं ना, जिंदा जीवाणु, वो काय पे डिपेंड करते हैं, काय पे, सॉइल पे। अब सॉइल एक ध्यान चीज समझो ना, सॉइल के अंदर क्या होता है भैया, क्या होता है, ह्यूमस जिस सॉइल में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वही सॉइल कैसी होगी भैया, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगी। यहाँ फर्टाइल, तो ये जो सॉइल होती है ना कैसी रहती है भैया, फर्टाइल रहती है। कैसी रहती है, फर्टाइल रहती है। तभी तो इसमें क्या होता है, क्या होता है, इसमें फसलें उग पाती हैं। टॉप मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है, फर्टाइल होती है। इसको जीरो लेयर या फिर टॉप मोस्ट लेयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, सॉइल के बारे में आपको बेटा इतनी सारी सब बातें समझ में आ गई होंगी। आपकी किताब में डायग्राम दिया हुआ है सॉइल की, पूरा एक प्रोफाइल बना के दी हुई है, तो उस प्रोफाइल को देख लेना एक बार, तो आपको और चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो अब आपकी जो किताब है ना, इस किताब में आपकी में 6 प्रकार की सॉइलों का विवरण है। ठीक है, पहली जो सॉइल है वो कौन सी है आपकी, एलुवियल सॉइल। पहली सॉइल कौन सी है, एलुवियल। दूसरी कौन सी है आपकी, ब्लैक। तीसरी कौन सी है आपकी, एरिड। चौथी कौन सी है आपकी, रेड एंड येलो। पांचवी कौन सी है आपकी, पांचवी कौन सी है, अब कौन सी बची भाई इसमें, लेटराइट। छठवीं जो है आपकी वो कौन सी है भाई साहब, फॉरेस्ट सॉइल। कौन सी है आपकी, फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल। ये 6 प्रकार की जो है मिट्टियाँ अपन एक एक करके जो है इन 6 की 6 प्रकार की मिट्टी के बारे में पढ़ लेंगे, और फिर इसके बाद सॉइल का कंजर्वेशन देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे जो तरीके हैं कृषि करने के या खेती करने के 2-4-5 वो तरीके देखेंगे। सॉइल के अंदर ही है वो, है कंजर्वेशन के अंदर ही है वो। इस यहाँ पे हो जाएगा हमारा चैप्टर खत्म। तो लास्ट तक इस वीडियो तक जुड़े रहें। आज हम करते हैं इस चैप्टर को, चलते हैं बेटा ख़त्म करने। ठीक है, तो इतना इसको लिखना हो तो जल्दी से लिख लो, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। 2 मिनट का समय है केवल, 2 मिनट भी 2 सेकंड नहीं मानो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। इसमें सॉइल में जो है टॉपिक है भैया तुम्हारा कौन सा, एलुवियल। कौन सा टॉपिक है भैया तुम्हारा, एलुवियल। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल की विशेषताओं को आप एक एक करके जो है आप बीच बीच में सॉइल में डालते चले जाना, हेडिंग बनाते जाना, क्या एलुवियल, और धीमे धीमे जो हम एक एक करके ना सारी की सारी सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल को हिंदी में क्या, हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, एलुवियल सॉइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा।
अब देखो हिंदी में कुछ चीज़ें ना ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। आप अगर हिंदी की आप संधि आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे देखो जल और प्लस ओढ़, ये दो शब्दों से मिलकर बन रही है। जल प्लस ओढ़ यानी जल के द्वारा कैसी की गई है, इसको ओढ़ा गया है। ठीक है, जल के द्वारा क्या किया गया है, इसको ओढ़ा गया है। तो वही तुम्हारी मृदा क्या कहलाएगी, जलोढ़ मृदा कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, जलोढ़ मृदा तुम्हारी कहलाएगी। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम इंग्लिश में इसको, एलुवियल। आपको बता दें कि ये पूरे भारत के टोटल एरिया में 40% एरिया में जो है फैली हुई है। कितने में फैली हुई है ये एलुवियल सॉइल। जो मैं सॉइल आपको बताऊंगा, या भी ये एलुवियल की बात कर रहा हूँ बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना IMP है, ध्यान रखना। ठीक है, एलुवियल और ब्लैक सॉइल ये दोनों बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों सॉइल है। ठीक है, ये आप सभी लोग मतलब अपने माइंड में सेट कर लेना, काफ़ी जो है इसके नोट्स अच्छे से बना के चलना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। जल प्लस ओढ़ यानी जल के द्वारा ओढ़ी गई मृदा। ठीक है, तो एक कितने परसेंट एरिया में फैली हुई है, 40% एरिया में। या टोटल जो मिट्टी है हमारे पूरे भारत के अंदर, उसके टोटल मिट्टी वाला नक्शा आपकी किताब में बना हुआ है, उस नक्शे को सामने रखें तब इस वीडियो को जो है आगे देखें। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में जो है जलोढ़ मृदा है। 6 की 6 मृदाएं आपको नक्शे के माध्यम से, यहाँ मैप के माध्यम से जो है समझाई गई हैं। तो उस मैप को जो है सामने रखो आप पहले चैप्टर वाले को। तो 40% एरिया में क्या है आपकी एलुवियल सॉइल फैली हुई है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है भाई साहब, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। जो इसका मुख्य जो एरिया है ना, अपन नॉर्दर्न वाले एरिया की बात करें इंडिया में, तो इनके प्लेन्स में। ठीक है, इनके प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, कौन से प्लेन्स में भाई साहब, नॉर्दर्न प्लेन्स में ये जो मिट्टी के जो पाई जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस वाले की जो इन नदियों के जो मैदान है ना, इन नदियों के मैदान में जो है ये मिट्टी आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाएगी। अपन अगर भाई साहब अगर साउथ की बात करें, ठीक है, तो साउथ में भाई साहब कौन सी नदियों के किनारे मिलेगी ये, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप ऐसा कह सकते हो कि भैया नदियों के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है वो कैसी मिट्टी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है आपका, एलुवियल सॉइल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। एलुवियल सॉइल जो है वहाँ पे पाई जाती है। इतनी कहानी मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। भैया अब यहाँ पे क्या होता है, एलुवियल सॉइल के जो है 2 टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है तुम्हारा क्या, बांगर, एक होता है क्या तुम्हारा, खादर। हिंदी में लिख लो इसको क्या, बांगर, और यहाँ लिख लो क्या, खादर। ठीक है, तो कितने टाइप होते हैं बेटा, बांगर और खादर। अब इनमें दोनों में क्या क्या रहता है, तो बांगर माने होती है ओल्ड एलुवियल। क्या होती है बेटा, ओल्ड एलुवियल। ठीक है, क्या होती है यहाँ पे ये ओल्ड एलुवियल। बांगर माने क्या होती है, ओल्ड एलुवियल। और खादर माने क्या होती है बेटा, ये न्यू एलुवियल। ठीक है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा और नई जलोढ़ मृदा, बांगर और खादर। अब आप लोगों को बेटा यहाँ पे ध्यान भूल जाएगा कि ओल्ड कौन सी है और न्यू कौन सी है। बांगर खादर अकेला याद रहता है, तो यहाँ पे एक ट्रिक भी है, तो याद रखना भैया। बी से क्या है यहाँ पे, ये बी से बांगर है, तो बी से यहाँ पे एक कर लो बाबा। क्या, बी से बांगर और बी से क्या कर लो यहाँ पे, बाबा। तो बाबा कैसे होते हैं भैया, बूढ़े। बी से बाबा, बी से बांगर, बी से बाबा, बी से बांगर। बाबा कैसे हैं भैया, बूढ़े। बूढ़े मतलब कैसा, पुराने। बाबा कैसे होता है, पुराने के बूढ़े। तो ये बांगर जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी तुम्हारी, ओल्ड एलुवियल। ठीक है, बची हुई दूसरी तुम्हारी खादर, तो खादर का भैया ध्यान रखोगे कैसी है तुम्हारी, न्यू एलुवियल। दूसरा तुम्हारा तुम्हें अपने आप ही बेटा पता होना चाहिए कि बा से बाबा, बा से बांगर। ठीक है, और ये बाबा कैसे हो जाए भैया, ओल्ड है बाबा, तो ये कैसी हो जाएगी तुम्हारी, ओल्ड एलुवियल हो जाएगी। और दूसरी बची हुई अपने आप कैसी बचेगी तुम्हारी, न्यू एलुवियल। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, जो आपकी ट्रिक है इसको याद करने के लिए। ठीक है, तो बांगर खादर कैसे कैसे रहती है उसको समझ लो। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ये जो नदी जो बह रही है, तो इस नदी के जो किनारे वाली जो मिट्टी होगी, इस नदी से एकदम सटी हुई जो किनारे वाली जो मिट्टी होगी वो कैसी होगी, खादर। कैसी होगी ये, खादर। क्योंकि नदी के द्वारा ऊपर से जब ये नदी आई है, तो इस नदी से भाई सब क्या हो रहा है, इसके साथ में मिट्टी के जो कण हैं ये बाकी लाए जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने किनारों से दोनों तरफ क्या लगा दिए जा रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो भैया इस जो यहाँ पे नई मिट्टी का क्या हो रहा है, इस जगह पे बराबर क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये बारीक रहेगी, ये इसके ये गुण है, ये कैसी रहेगी, ये खादर वाली मिट्टी कैसी रहेगी, एकदम बारीक रहेगी। ठीक है, और इसके थोड़े से आगे चल के इस क्षेत्र में तुम्हारी क्या पाई जाएगी, आपको
बांगर मिट्टी पाई जाएगी, जो कि कैसे होंगे भैया, इसकी जो क्रिस्टल्स होंगे या इसके जो कण होंगे वो कैसे होंगे बेटा, थोड़े मोटेपन पे होंगे, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा भैया, बांगर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको, बांगर बोला जाएगा, ठीक है। इतनी कहानी मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगर अपन बेटा बात करें इस एलुवियल सॉइल की, तो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा फर्टाइल है भैया, कैसी है ये, मोस्ट फर्टाइल है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है ये एलुवियल, ठीक है। सब मिट्टियों में रानी मान सकते हो आप इसको, एलुवियल सॉइल को, ठीक है। और इसमें जो फसलें की जाती हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी की जाती हैं, एक बीट, और दूसरी आपकी क्या, पैडी, तीसरी आपकी क्या, शुगर केन। कौन सी की जाती है आपकी, शुगर केन। आगे ईटीसी डाल दो, 2-3 नाम बहुत हैं, ठीक है। तो इतनी कहानी भैया एलुवियल सॉइल की थी। एलुवियल सॉइल हो गई आपकी यहाँ पर समाप्त। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा अपन ब्लैक सॉइल, तो जल्दी से इसको लिख लो अपनी कॉपियों में और ब्लैक सॉइल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बेटा अगला बढ़ते हैं आगे अपन टाइप है, एलुवियल के बाद आती है आपकी अगली क्या, ब्लैक सॉइल। क्या आती है बेटा अगली आपकी, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के बारे में सभी लोग हेडिंग बना लो, अगला क्या, ब्लैक सॉइल, ठीक है। सभी लोग क्या हेडिंग बना लेंगे बेटा, ब्लैक सॉइल हेडिंग बना लीजिए, ठीक है। और ब्लैक सॉइल वाला जो टॉपिक है उसको भी आप अपनी किताब में सामने खोल के रखिए, और साथ में एक नक्शा भी है आपकी किताब में बेटा लगा हुआ है, जिसमें सॉइल का आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझाया गया है। उस मैप के ऊपर आप उसको सामने खोल के रख लो तो ज़्यादा अच्छा होगा आप सभी लोगों के लिए भैया। अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, क्या बताने जा रहा हूँ बेटा, ब्लैक सॉइल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ब्लैक सॉइल मतलब क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भैया, काली मिट्टी। नाम से पता चल रहा है इसका रंग कैसा होगा, इसका काला होगा, ठीक है। इसको रेगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ओटी आती है बोर्ड में, ठीक है। रेगर मृदावी कहते हैं इसको, पहली चीज क्या बोलते हैं बेटा, इसको रेगर मृदावी कहा जाता है, ठीक है। रेगर, रेगर क्यों कहा जाता है बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। सॉइल ब्लैक सॉइल है भैया, ब्लैक सॉइल आपकी जो काली मिट्टी। अब क्या बता रहे हैं इसके अंदर, कि ये सबसे पहले इसके अंदर जो इसको कपासी मृदा या कॉटन सॉइल के भी नाम से जाना जाता है। इसको कॉटन सॉइल के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो किसकी होती है, कॉटन की होती है। किसकी होती है बेटा, कॉटन की। कॉटन को हिंदी में क्या बोला जाता है, कपास बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, कपास बोला जाता है, ठीक है। कपास की खेती इसमें जो है सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी आपकी कहाँ ये जो पाई जाती है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो मैं बता दूँगा आपको। एमपी में भी किस क्षेत्र में पाई जाती है, केवल और केवल मालवा वाले इलाके में, ठीक है। किस इलाके में पाई जाती है, मालवा। मालवा का जो पठार है ना पूरा का पूरा काय का है बेटा, ब्लैक सॉइल का ही है, ठीक है। और कहाँ पाई जाती है ये, महाराष्ट्र वाले इलाके में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है बेटा ये, महाराष्ट्र वाले इलाके में, ठीक है। आपका दूसरा कहाँ पाई जाती है, सौराष्ट्र वाले इलाके में। कहाँ पाई जाती है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र आपका वर्तमान का क्या है, आपका गुजरात है, ठीक है। तो मालवा और कुछ थोड़ा बहुत है छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, सीजी यानी छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र में भी ये मिट्टी जो है पाई जाती है। आगे बेटा बता दूं कि जो सॉइल, इसका जो उद्गम है यानी जो बनी, जो सॉइल जो बनी है ना वो कैसे बनी है, इग्नियस रॉक से बनी है। कैसे बनी है बेटा, इग्नियस। हिंदी में इसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान या आग्नेय चट्टान। आपने बेटा क्लास 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं चट्टानों के बारे में पढ़ा होगा कि 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, कायांतरित और रूपांतरित, ठीक है। और अवसादी, ये प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो ये जो है फर्स्ट तुम्हारा प्राइमरी रॉक बोलते हैं इग्नियस रॉक्स को। तो इसी प्राइमरी रॉक से क्या है, इसका निर्माण है, ठीक है। किसका, आपका ब्लैक सॉइल का निर्माण है, ठीक है। काय का निर्माण है भैया, ब्लैक सॉइल का, ठीक है। बेसाल्ट जो आपका क्या कहते हैं, जो महाराष्ट्र और क्या कहते हैं मालवा और ये सौराष्ट्र, गुजरात और ये छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है ना, इस पूरे के पूरे इलाके में कहीं ना कहीं आपको जो है कपास या कॉटन की फसल आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और क्या कह रहा है आपका, ये जो ब्लैक सॉइल है ना, इसके अंदर ये क्या रहता है, गुण ज़्यादा क्या रहता है, मॉइस्चर को ज़्यादा सोखती है। ये क्या करती है वैसा, मॉइस्चर को, यानी आप लोगों ने देखा हो बारिश के बाद में इसमें दर्रे दर्रे से पड़ जाती हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, दर्रे दर्रे पड़ जाते हैं, और क्या करती है, मॉइस्चर को सोखने का क्या करती है, ये काम करती है। मॉइस्चर, नमी को जो है ज़्यादा धारण करती है अपने अंदर। काली मिट्टी, काली मिट्टी का एक गुण है। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है बेटा, रेगर सॉइल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इतने पॉइंट हैं आपके बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर इसमें अगर फसल का अगर नाम आता है तो काय का आता है बेटा, ध्यान रखना, एक कॉटन सॉइल का। दूसरी फसल का कॉटन का नाम आ जाएगा। दूसरी फसल का अगर यहाँ पे बाद में नाम आएगा तो काय का आता है बेटा, वीट का। काय का नाम आता है बेटा, वीट का नाम आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना,
ये दो फसलों के नाम यहाँ पे, वो आपसे यहाँ से कॉटन या तो रेगर से क्वेश्चन करेगा या फिर कॉटन से क्वेश्चन करेगा, ठीक है, और या फिर इन क्षेत्रों से क्वेश्चन करेगा, ठीक, या फिर करेगा भैया तुम्हारा कहेगा यहाँ कि भाई इसका जो मतलब ये बनी है तो कहाँ से बनी है, तो कहाँ से बनी है क्या बताओगे आप, ये इग्नियस रॉक से जो है इसका बनना हुआ है, किसका, ब्लैक सॉइल का। इतने से ये शॉर्ट फॉर्म है, जल्दी से लिखो इसको और आगे बढ़ते हैं अपनी अगली मिट्टी रेड एंड येलो सॉइल की तरफ, ठीक है। तो बेटा ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, बेटा ये मिटाता हूं मैं और आपका अब तीसरे नंबर की सॉइल पे बढ़ रहे हैं अपन, तीसरे नंबर की जो सॉइल है अपन उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर की जो सॉइल है उसका नाम है बेटा रेड एंड येलो सॉइल। क्या नाम है उसका, रेड एंड येलो सॉइल। क्या नाम है बेटा ये उसका, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, लाल और पीली मिट्टी, ठीक है, लाल और पीली मिट्टी, ठीक है। तो ये लाल क्यों होती है, आयरन के कारण, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, आयरन की मात्रा इस मिट्टी में पाई जाती है। और इसकी येलो क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रेटेड फॉर्म में रहती है ये, मतलब कि हाइड्रेट मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे थोड़ा पानी की कैसी पाई जाती है, यहाँ पे कमी पाई जाती है। और किन एरिया में बेटा आपको ये देखने के लिए मिलेगी, लो रेनफॉल वाले इलाकों में। कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी ये, लो रेनफॉल वाले इलाकों में। तो भैया जो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उड़ीसा का क्षेत्र आपका जो तुम्हारा थोड़ा बहुत जो है छत्तीसगढ़ का तुम्हारा क्षेत्र और डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न कौन सा हिस्सा आपका, ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो इन इलाकों में जो है ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कौन सी मिट्टी मिल जाएगी आपको बेटा, रेड एंड येलो। कौन सी मिट्टी मिल जाएगी आपको, रेड एंड येलो फॉर्म, ठीक है। ये इसके बारे में बात थी, रेड एंड येलो के बारे में, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। बकाया आप स्किप करके आगे बढ़ते चले जाओ, केवल आपको मैं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही दूंगा, डिटेल में जाने की अपन को जरूरत है नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है रेड एंड येलो वालों कि आयरन के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल और हाइड्रेटेड फॉर्म रहता है, इसलिए क्या रहता है इसका, येलो। तो लाल और पीलेपन पे मिट्टी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, रेनफॉल वाले मतलब कम रेनफॉल जिन क्षेत्रों में होती है वहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न वाला इलाका है जो, इन क्षेत्रों में जो है ये मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगी। आगे बढ़िए बेटा, इसको जल्दी से नोट करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अगली अपनी जो मिट्टी है वो कौन सी है, लेटराइट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है बेटा ये अपनी अगली, लेटराइट मिट्टी है। तो लेटराइट मिट्टी के बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो लेटराइट मिट्टी किस चीज़ के लिए फेमस है, तो तब तक आप ही लोग बता दो कमेंट में एक आध जना, भैया लेटराइट काय के लिए फेमस है, आप सब लोगों को पसंद ही होगा लेटराइट। तो लेटराइट मिट्टी भैया काय के लिए फेमस है, तो पहले मैं बता देता हूँ, हाई रेनफॉल वाले इलाकों में आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। कहाँ मिलेगी ये, हाई रेनफॉल वाले एरियाज में क्या होगी, ये आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और ये लेस फर्टाइल होती है, कैसी होती है, लेस फर्टाइल, ठीक है। कैसी होती है ये, लेस फर्टाइल होती है। कैसी होती है ये, लेस फर्टाइल होती है। कौन सी मिट्टी है आपकी, लेटराइट। वो होती क्यों है लेस फर्टाइल, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस की जो मात्रा है, ह्यूमस जो होता है ना वो कैसा होता है, ना के बराबर या कम देखने के लिए इसमें मिलता है। इसमें जो फसल होती है वो कौन सी होती है भाई साहब, कैश्यू नट, ठीक है। कौन सी फसल होती है, कैश्यू नट, यानी हिंदी को बोल देंगे इसको क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, काजू। ये काजू की फसल के लिए काफ़ी प्रख्यात मिट्टी है, ठीक है। और काय की फसल होती है इसमें, टी की और काय की होती है बेटा, कॉफ़ी की फसल जो है इसमें होती है, ठीक है, ठीक है। चाय की, कॉफ़ी की और काजू की फसल जो है यहाँ पे उगाई जाती है। लेस फर्टाइल कम उपजाऊ है। कैसी है ये, कम उपजाऊ मिट्टी है। कैसी है भैया ये, कम उपजाऊ है। कैसी मिट्टी है ये, कम उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। और हाई रेनफॉल की वाला, ये ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में क्या होती है देखने के लिए मिल जाएगा। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं तो वो देख लो, जितने भी भैया अपने तटीय क्षेत्र होंगे वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, और हिली एरियाज में, ठीक है। कहाँ पे, एग्जाम्पल में लिख लो यहाँ पे क्या भैया, केरला, क्या लिखोगे, कर्नाटका, तमिलनाडु और हिली एरियाज, ठीक है। हिली एरियाज में आपके क्या आ जाएंगे, हम तुम्हारे हिली एरियाज में भैया क्या क्या आ जाएंगे, हिली एरियाज में आपके आ जाएंगे कौन से, असम वगैरह वाले इलाके, ठीक है। कौन से इलाके आपके, असम वगैरह वाले क्षेत्र हैं वो, और तुम्हारे उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जिनके पहाड़ी वाले इलाके हैं इनमें आपको, इन क्षेत्रों में आपको ये मिट्टी देखने के लिए मिल जाएगी। जब जब इस मिट्टी का नाम आएगा ध्यान रखना भैया, काय की मिट्टी है, काजू वाली मिट्टी है। काजू की फसल इसमें सबसे अच्छी होती है, ठीक है। तो भैया जल्दी से नोट कर लो इसको फुर्ती में, और फिर अपन बढ़ते हैं अपनी अगली मिट्टी की तरफ। तो बेटा आगे अपनी अगली जो मिट्टी है अपन उसकी तरफ बढ़ जाते हैं।
एरिड सॉइल के ऊपर। किसके मतलब कौन सी मिट्टी के बारे में बात करेंगे अपन बेटा? एरिड सॉइल के बारे में, एरिड मिट्टी के बारे में बेटा क्या करेंगे अपन? बात करेंगे। तो एरिड सॉइल कौन सी मिट्टी है आपकी? एरिड सॉइल, ठीक है। एरिड सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? तो पहले मैं बता देता हूँ बेटा आपको कि इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है बेटा? सेलाइन। कैसा नेचर होता है? सेलाइन, यानी कि कैसा नेचर होता है? सेलाइन, ठीक है। और सैंडी होती है, ये कैसी होती है बेटा? ये सैंडी मतलब रेतीली सी मिट्टी होती है और नून खरी टाइप की होती है। तो इसको अपन ऐसा कह सकते हैं ककरीली मिट्टी, ठीक है। क्या बोल सकते हैं अपन आम भाषा में इसको? ककरीली मिट्टी, ठीक है। तो इस प्रकार की मिट्टी जो पाई जाती है ना, वो कहाँ पाई जाती है बेटा? वेस्टर्न राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है बेटा? वेस्टर्न राजस्थान वाले इलाके में पाई जाती है। किस इलाके में पाई जाती है बेटा? ये वेस्टर्न राजस्थान वाले इलाके में पाई जाती है। यानी कि कौन सा राजस्थान होगा? पश्चिमी राजस्थान। हिंदी वाले लिख लो बेटा, पश्चिमी राजस्थान वाले इलाके में जो है पाई जाती है, ठीक है। और अपनी प्रकृति में कैसी होती है ये? कैसी होती है ये? कैसी होती है अपनी प्रकृति में बेटा? रेतीली। कैसी होती है बेटा? ये रेतीली होती है। इसमें कंकड़ पाए जाते हैं। इस मिट्टी के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? कंकड़ पाए जाते हैं, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, कंकड़, ठीक है। कंकड़ क्या पाए जाते हैं? कंकड़, ठीक है। क्या पाई जाती है इसमें? कंकड़ जो है पाए जाती हैं इस वाली मिट्टी में, एरिड सॉइल में, ठीक है। और इस मिट्टी के बारे में क्या विशेषता है इसकी? कि हाई टेम्परेचर होने के कारण, आपको पता है बेटा राजस्थान का जो टेम्परेचर है ना वो कितना हाई रहता है। तो हाई टेम्परेचर होने के कारण क्या होने के कारण भैया? हाई टेम्परेचर होने के कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण इसकी जो फर्टिलिटी है ना वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। इसकी जो फर्टिलिटी है वो कैसी हो जाती है बेटा? कम हो जाती है हाई टेम्परेचर होने के कारण। समझ में आया? इस मिट्टी के बारे में क्या बताया मैंने? एरिड सॉइल है, इसका नेचर कैसा है? सेलाइन एंड सैंडी है आपका। वेस्टर्न राजस्थान वाले इलाके में पाई जाती है, कंकड़ पाई जाती है इस मिट्टी के अंदर। हाई टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है? ये फर्टिलिटी खो देती है अपनी, लेस फर्टाइल होती है। इसमें अगर फसलों की और अपन इसके अंदर अगर बात करेंगे तो मस्टर्ड यानी सरसों जैसी फसलें जो है इसमें आसानी से आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। कोई सरसों जो है कम पानी मांगती है और कम पानी में हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी सभी फसलें जो कैसी होती हैं आपकी बेटा? कम पानी वाली फसलें होती हैं, वो सभी काय में आ जाएंगी आपकी बेटा? इसी में आ जाएंगी, ठीक है। और अपन इसकी कलर की अगर बात कर लेंगे इस वाले मिट्टी की, तो ये कैसी होती है? रेड टू ब्राउन। कैसी होती है बेटा? रेड टू ब्राउन, यानी कि लाल से भूरेपन पे होती है। कैसी होती है बेटा? लाल से भूरेपन पे। इसके काय की बात करेंगे? कलर की, ठीक है। काय की? रंग की बात अपन जब करेंगे तो, ठीक है। एरिड सॉइल आपकी 5 मिट्टियां यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। छठवीं मिट्टी और आखिरी मिट्टी के बारे में बात करेंगे, फॉरेस्ट सॉइल। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अपनी जो अगली जो मिट्टी है बेटा, तो कौन सी मिट्टी है अपनी अगली? फॉरेस्ट सॉइल। कौन सी मिट्टी है बेटा अगली? फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल है आपकी किस इलाके में मिलेगी आपको बेटा? पहाड़ी वाले इलाकों में मिलेगी। कौन से इलाके में मिलेगी बेटा? पहाड़ी इलाके में, ठीक है। माउंटेन जहाँ होंगे ना वहाँ मिलेगी का आपकी ये फॉरेस्ट वाली सॉइल, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ ये जो फॉरेस्ट सॉइल है ना रिच होती है काय में? ह्यूमस में। काय में रिच होती है? ये ह्यूमस में, ठीक है। ह्यूमस में कैसी होती है? ये रिच होती है, ठीक है। काफ़ी फर्टाइल होती है, लेकिन कहाँ पे होती है इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा डायग्राम बना के। ये मान लीजिए पहाड़ी है, तो पहाड़ी के ऊपर वाले क्षेत्रों में ये आपको कैसी मिलेगी? लेस फर्टाइल देखने के लिए मिलेगी। कैसी मिलेगी आपको? ये लेस फर्टाइल देखने के लिए मिलेगी। लेकिन पहाड़ की तलहटियों वाले क्षेत्र में होगी ये फर्टिलिटी इसकी कैसी होगी बेटा? हाई होगी यहाँ पे फर्टिलिटी, ठीक है। क्योंकि इसके जो जितने भी उपजाऊ वाले जो गुण होते हैं ऊपर से लुढ़क के कहाँ जाते हैं? नीचे। जब पहाड़ों पर ये बर्फ़ पड़ती है तो भाई साहब ये मिट्टी की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? धीमे धीमे ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इसकी जो फर्टिलिटी वाले गुण हैं या बारिश वगैरह की वजह से या बर्फ़ गिरने की वजह से कि धीमे धीमे क्या है ढक के कहाँ आ जाते हैं? पहाड़ी की तलहटियों में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कैसी मिलेगी इसकी फर्टिलिटी? इस माउंटेन्स वाली कैसी मिलेगी आपको बेटा? हाई मिलेगी, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ये इन क्षेत्रों में जो है टी कॉफ़ी की फसल जो है सबसे अच्छी होती है, ठीक है। इस वाली मिट्टी में की फसल सबसे अच्छी मानी गई है, टी की और कॉफ़ी की फसल सबसे अच्छी मानी गई है। तो इसी के साथ बेटा आपकी ये 6 की 6 मिट्टियाँ थी वो पूरी क्या हो चुकी हैं? खत्म हो चुकी हैं। अब अगला टॉपिक है बेटा आपके सामने सॉइल एरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। जल्दी से उसको पढ़ते हैं और चैप्टर को करते हैं ख़त्म, ठीक है बेटा। अगली हेडिंग बना लीजिए सभी लोग, क्या? सॉइल एरोजन और क्या बनाओगे बेटा? सॉइल कंजर्वेशन। पहले पढ़ेंगे एरोजन के बारे में, क्या मिट्टी का जो कटाव है वो कैसे होता है, और दूसरा पढ़ेंगे फिर अपन का के बारे में
कंजर्वेशन के बारे में। तो एरोजन तुम्हारा क्या है, एरोजन माने होता है कटाव। क्या होता है एरोजन माने, कटाव। तो अगर जब जब यहाँ पे बेटा एरोजन की बात आती है, अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछता है कि सॉइल एरोजन का आप कोई भी एक एग्जांपल दे दो, तो आप सबसे पहला एग्जांपल हमेशा भाई चंबल का दे दियो। काय को दे दियो, चंबल को। ठीक है, चंबल के जो रेवांश हैं, चंबल के जो खड्डे हैं, बीगड़ है, उका ये कारण बने हुए बीगड़ है बेटा, सॉइल एरोजन के कारण बने हुए बीगड़ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे सॉइल एरोजन के टाइप है, यहाँ से क्वेश्चन या वो एक एक नंबर के 1 वर्ड पूछ लेता है। तो पहला नाम है भैया कैसा, गली इरोजन। ठीक है, क्या भैया, पहला गली इरोजन। ठीक, गली इरोजन क्या होता है कि आप लोगों ने देखा हो खेतों में नालियां सी बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं बेटा, नालियां। इसको हिंदी में बेटा अवनाले का अपर्दन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, गली इरोजन को हिंदी में अवनाले का अपर्दन। अपनाले का अपर्दन मतलब कि नालियां सी बन जाती हैं मिट्टी के कटाव के कारण, छोटी छोटी। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, गली इरोजन या अवनाले का अपर्दन कहा जाता है। ठीक है, अगला है आपका कौन सा भैया, सीट इरोजन। कौन सा है आपका, सीट इरोजन। इसको बोलते हैं क्या, चादर अपर्दन। क्या बोलते हैं, चादर अपर्दन। क्या बोलते हैं इसको, चादर अपर्दन। ठीक है, तो चादर अपर्दन क्या है, क्या जब मिट्टी की ऊपरी सतह पानी की तेज बहाव के कारण या हवा तेज चलने के कारण क्या हो जाती है, धुल जाती है। ठीक है, या बेसिकली इस पे सीट इरोजन पानी ही मानेंगे अपन। ठीक है, पानी ज़्यादा बरसने की, हाई रेनफॉल होने के कारण पानी की ऊपरी सतह क्या हो जाती है बेटा, बह जाती है पानी के साथ साथ में, उसी को चादर अपर्दन या सीट इरोजन कहा जाता है। अगला आपका है, अगला कौन सा, विंड इरोजन। ठीक है, विंड इरोजन के बारे में बात करेंगे। इसको बोला जाता है क्या, वायु। क्या बोला जाता है इसको, वायु का अपर्दन। ठीक है, या हवा का अपर्दन। तो हवा तेज चलने या आंधी या विंड आने के कारण क्या होता है बेटा, आपकी जो वायु है, सॉरी आपकी जो मिट्टी है बेटा, वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है उसके साथ में। तो वो क्या हो गया आपका, विंड इरोजन कहलाएगा। ये इरोजन के टाइप है बेटा मिट्टी के अंदर। आपकी गली इरोजन का अगर अपन देखें, सबसे बड़ा उदाहरण पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने के लिए मिलता है, वो है भैया अपना का चंबल का बीहड़। ठीक है, हम चंबल के छोरे दुनिया में कदर मचा देंगे। ठीक है, तो भैया ये थे तुम्हारे का सॉइल इरोजन के टाइप। इसके बाद तुम्हारा क्या आता है अगला, यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में, क्या कंजर्वेशन का की बात होती है। यहाँ पे कंजर्वेशन की बात होती है कि भैया इसको कंजर्व कैसे करेंगे, ये क्या इसका क्षरण तो हो रहा है मृदा का, है मृदा कट तो रही है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन के लिए 4 टाइप बताए गए हैं भैया। पहला तुम्हारा क्या है, काउंटर फ्लोइंग। क्या बताया गया यहाँ पे, काउंटर फ्लोइंग। ठीक है, समोच्च जुताई इसको हिंदी में बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, समोच्च जुताई। क्या बोला जाता है, समोच्च जुताई। मतलब खेतों की जुताई कैसे करो अपन, लकीरें बना बना के। आप लोगों ने देखा हो कि खेतों की जो जुताई की जाती है, जो किसान बैकग्राउंड से जो बच्चे जुड़े होंगे उन लोगों को इस चीज़ की बहुत अच्छी से जानकारी होगी। खेतों की जब जुताई की जाती है ट्रैक्टरों के द्वारा, किसानों के द्वारा, तो लाइन बना बना के, लकीरें बना बना के क्या होती है, जुताई क्यों की जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है भैया, कि इससे सॉइल इरोजन ना हो। इस सॉइल इरोजन को बचाने के लिए क्या किया जाए, काउंटर फ्लोइंग आपकी की जाती है। ठीक है, अगला है आपका टेरेस फार्मिंग। दूसरे नंबर पे इसका जो कंजर्वेशन का टाइप है वो कौन सा है तुम्हारा, टेरेस फार्मिंग, यानी सीढ़ी नुमा खेती बोलेंगे इसको, या फिर छतनुमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सीढ़ी नुमा खेती। क्या बोलेंगे इसको, सीढ़ी नुमा खेती, यानी सीढ़ियां बना बना के। ये आपको पहाड़ी इलाकों में देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगी कि पहाड़ों पे क्या होता है बेटा, जो खेती की जाती है ना, सीढ़ी बना बना के सीढ़ियों पे क्या की जाती है, इसकी खेती की जाती है फसलों की। ठीक है, तो वो आपका क्या है, मृदा अपरदन को बचाने के लिए या फिर मिट्टी के कटाव को, भाव को बचाने के लिए क्या सीढ़ी नुमा खेती अपनाई जाती है आपकी। ये बेटा अगला एक स्ट्रिप क्रॉपिंग और एक है बेटा शेल्टर बेल्ट। ठीक है, एक आपका जो टाइप है ना, वो तीसरे नंबर का जो टाइप क्या है आपका, स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्या टाइप है आपका, स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी क्या करना, झाड़ियां लगा देना। ठीक है, क्या करना, खेत में मेड़ों पे चारों ओर क्या कर देना, झाड़ियां सी बना देना। ठीक है, और अगला आपका चौथे नंबर का जो टाइप है वो कौन सा है आपका, शेल्टर बेल्ट। ठीक है, क्या है आपका, शेल्टर। शेल्टर से समझ में आ रहा होगा आपको, नाम से पता चल रहा होगा, शेल्टर बेल्ट से। शेल्टर बेल्ट से बेटा आपका क्या है कि आश्रय दे देना किसी चीज का। तो बड़े वृक्षों को खेतों की चौगिद्दी लगा देना, या मतलब चौतरफा खेतों के लगा देना, या मिट्टी वाले इलाकों में मिट्टी को बचाने के लिए उसके चारों ओर क्या करना, बड़े बड़े पेड़ों को लगा देना। तो जब विंड चलेगी तो पूरी पूरी जो मिट्टी होगी वो कटाव होने से बच जाएगी, क्योंकि तेज हवा आएगी तो पेड़ क्या करेंगे, उस हवा को रोक लेंगे। शेल्टर आश्रय पट्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, तुम्हारा सीढ़ी नुमा, समोच्च जुताई, स्ट्रिप क्रॉपिंग, तुम्हारी ये सब तुम्हारे क्या है बेटा, टाइप है काय के, कंजर्वेशन के। और इसी के साथ होता है हमारा आज ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर खत्म। तो अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी अपन चालू कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे जो समझाया जाएगा वो चैप्टर 2 समझाया जाएगा। क्वेश्चन आंसर मैं आपको नोट्स में समझा दूंगा, वो वीडियो में अलग बना के डालूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। थैंक यू, पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।